हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज हम फिर से सुनेंगे जापान की कुछ डरावनी कहानियां, वो भी दादी अम्मा स्टाइल में, क्योंकि इस मूवी की जो पांचों कहानियां है वो एक दादी अम्मा हमें सुनाती है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2005 में ही हॉरर एंथोलॉजी मूवी डार्क टेल्स ऑफ जापान को। IMDb पे से मिले हैं 5.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 6 आउट ऑफ 10 एंड अंडररेटेड होने के कारण सड़े हुए टमाटर पर इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी आंटी को बस में चढ़ते हुए देखते हैं। वो बूढ़ी आंटी बस ड्राइवर से पूछती है कि क्या तुम एक डरावनी कहानी सुनोगे, जिस पर ड्राइवर बोलता है नहीं। जिसके बाद वो अपनी बस चलाने लग जाता है। अगले स्टॉप पर वो वहां खड़ी एक बच्ची के लिए बस रोकता है, पर बस में तो कोई चढ़ता ही नहीं। तो ड्राइवर बिना ये सोचे कि बच्ची कहाँ गई, वो बस आगे बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वहां एक डॉल दिखती है जो कि रो रही थी। तो वो ड्राइवर बहुत ही डर जाता है। तभी वो बूढ़ी आंटी उस डॉल को उठाकर कहती है कि आप कोई डरावनी कहानी सुनोगे। अरे यार, ये आंटी तो जबरदस्ती स्टोरी सुनाने के पीछे पड़ गई, सुनाओ बाबा सुनाओ। एंड यहाँ से इस मूवी की असली टेल्स शुरू होती है। पहली स्टोरी की स्टार्टिंग में हम कुछ स्टूडेंट्स को रात को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी उन्हें एक टनल में कुछ दिखता है जो कि बहुत डरावना था। वो अपनी कार को फुल स्पीड में भगाते हुए पहली फुर्सत में वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन अगली सुबह दो रिपोर्टर्स यामाकाजी और उसके कलीग पर शिफ्ट होती है, जो कि एक मॉन्स्टर पर आर्टिकल लिखने के लिए कुछ बच्चों से बात कर रहे होते हैं। पर जब उन्हें कुछ अच्छा नहीं मिलता तो वो अपने ऑफिस में जाते हैं, जहाँ वो एक मैगजीन में स्पाइडर वुमेन के बारे में पढ़ते हैं। उस मैगजीन में ये लिखा था कि एक औरत थी जिसे मकड़ियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो जब भी किसी मकड़ी को देखती वो सीधा उन्हें मार देती। लेकिन एक दिन एक मकड़ी ने जब उसे काटा तो वो खुद एक मकड़ी में बदल गई, जिसके बाद उसके भी 4 हाथ और 4 पैर आ गए। और सबसे ज्यादा खतरनाक तो उसकी बहुत सारी घिनौनी आंखें जैसे मकड़ियों की होती है। वो औरत दिन में तो नॉर्मल रहती थी, पर रात होते ही वो एक स्पाइडर वुमेन में बदल जाती थी। और जब स्पाइडर वुमेन लोगों को अपना शिकार बनाती तो वो इंसान उसके जाल में या तो फंसकर मर जाते या वो भी स्पाइडर वुमेन या स्पाइडर मैन में बदल जाते थे। और लोगों का मानना था कि अगर कभी भी स्पाइडर वुमेन तुम पर हमला करे तो स्पाइडर वॉस्प बोलो और वो भाग जाएगी। जिसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो कि रात को ऑफिस से वापस आ रही थी कि तभी कोई उसका पीछा करने लगता है। तो वो बचने के लिए अपनी बिल्डिंग में चली जाती है और फिर वो अपनी विंडो से नीचे देखती है तो उसे स्पाइडर मैन की दूर की बहन स्पाइडर वुमेन दिखती है और उसे देखते ही वो औरत घर में बेहोश हो जाती है। अगले दिन यामाकाजी की बॉस उसे स्पाइडर वुमन के ऊपर काम करने को बोलती है। तो यामाकाजी उसी टनल में जाता है जहां लोग मानते हैं कि स्पाइडर वुमन अक्सर दिखती है। वहां यामाकाजी को एक लड़की दिखती है जो स्पाइडर वुमन के शांति के लिए प्रार्थना करने आई थी। यामाकाजी उससे बात करता है तो वो उसे बताती है कि स्पाइडर वुमन ने मेरे दोस्त पर हमला किया था। तो यामाकाजी उसे उसके दोस्त के इंटरव्यू के लिए पूछता है एंड वो हाँ बोल देती है, सिर्फ इंटरव्यू के लिए। और फिर वो उसे लेके अपने दोस्त के घर जाती है, जहां वो अपनी दोस्त को बोलती है कि यामाकाजी एक अच्छा इंसान है। जिसके बाद यामाकाजी उस लड़की का लेना शुरू करता है इंटरव्यू। पर वो लड़की इतना तेज और एबनॉर्मल वे में इंटरव्यू दे रही होती है कि यामाकाजी को कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो बस उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। जिसके तुरंत बाद ही उस लड़की की मम्मी वहां आ जाती है। तो उस विक्टिम की दोस्त बोलती है कि आंटी ये रिपोर्टर है और ये बस इसका इंटरव्यू ले रहे थे। तो उसकी मॉम यामाकाजी को चाय के लिए बाहर रूम में ले जाती है, जहाँ पहले तो वो यामाकाजी को पहनने के लिए चप्पल देती है और बाद में चाय। फिर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। विक्टिम की माँ बोलती है कि मकड़ियाँ कितनी गंदी होती है ना, यहाँ तक कि मेल और फीमेल स्पाइडर जब मेट करते हैं तो उसके बाद फीमेल स्पाइडर मेल स्पाइडर को खा जाती है। और फिर वो औरत खुद की ही बात पे जोर जोर से हंसने लगती है, जिसपे यामाकाजी बोलता है ए पागल हो गई है क्या। एंड ये सुन के उस औरत को एवरेस्ट की मिर्ची लग जाती है एंड फिर वो किचन में चली जाती है। तभी किचन से अजीब सी आवाजें आने लगती है एंड यामाकाजी जैसे ही वहां जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके चप्पल के नीचे चिपचिपा सा कुछ लगा हुआ है और उसकी चप्पल चिपक रही है। फिर उसकी नज़र डूबते सूरज पर जाती है और उसे याद आता है कि सूरज के डूबते ही स्पाइडर वुमेन आ जाती है। तभी उसे उस विक्टिम के रूम से हेल्प की आवाज़ आती है। जब वो उसके रूम में जाता है तो वो आवाज़ क्लोजेट से आ रही होती है। वो उसे खोलता है तो उसे क्लोजेट में उसका कलीग जाल में लिपटा हुआ दिखता है। वो कुछ करता उससे पहले ही उसे वही विक्टिम लड़की दिखती है जो धीरे धीरे स्पाइडर वुमेन में चेंज हो रही थी। एंड ये हमने पहले भी देखा था कि जब भी स्पाइडर वुमेन किसी पर हमला करती है तो वो लोग भी उसके रिश्तेदारों में बदल जाते हैं। वो उससे बचकर निकलने की कोशिश करता है कि तभी उसे उस लड़की की माँ दिखती है एंड वो उसे अपनी बहुत सारी अखियों से गोली मार रही होती है। यामाकाजी कैसे तो अपनी कार तक जाता है और उसमें बैठकर भाग जाता है, पर तभी उस पर वही लड़की अटैक कर देती है जो उसे अपनी विक्टिम फ्रेंड के घर लेके गई थी। दरअसल वो लड़की भी एक स्पाइडर वुमेन थी, जिस वजह से यामाकाजी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और वो जैसे ही अपनी कार से उतरता है वो मदर स्पाइडर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर यामाकाजी पे हमला कर देती है। जिसके बाद हमें वही मूवी की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बच्चे और कुछ नहीं बल्कि यामाकाजी को देखकर डर गए होते हैं
क्योंकि यामाकाजी भी अब एक स्पाइडरमैन बन चुका था, वो भी असली वाला। अगली स्टोरी का नाम है क्रिवाइसिस, जिसमें स्टार्टिंग में हम एक कोडेरा नाम के लड़के को देखते हैं। कोडेरा अपने दोस्त के अपार्टमेंट में जाता है क्योंकि कुछ दिनों से उसका दोस्त गायब था। तो बिल्डिंग का ओनर उसे उसके दोस्त के घर के अंदर लेकर जाता है, जहां घर में घुसते ही उन्हें हर दीवार और दरवाजे पर रेड टेप दिखती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या बकलोली है। तो कोडेरा और वो ओनर मिलकर उन सारी रेड टेप्स को हटा देते हैं, जिसके बाद कोडेरा अपने दोस्त के रूम में जाकर उसका कंप्यूटर चेक करने लगता है। एंड कंप्यूटर के चालू होते ही उसके कंप्यूटर में एक ही चीज बहुत बार लिखी हुई आती है कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे कोई देख रहा है। अब कोडेरा को कुछ भी नहीं समझता, तो वो उसके कंप्यूटर को बंद करके वापस ओनर के पास जाता है, पर वहाँ ओनर नहीं होता और उसका बियर कैन जो वो पी रहा था वो भी नीचे गिरा हुआ था। तो वो ओनर को आवाज देता है, पर कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। उसके बाद वो टीवी चेक करता है, जो चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है। और तभी टीवी में उसे उसके पीछे एक औरत का रिफ्लेक्शन दिखता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर वो ऊपर पड़े एक कैमरा को टीवी से कनेक्ट करता है, जिसमें उसके दोस्त की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो देखता है कि उसका दोस्त किसी चीज से तो बच रहा था और उसी की वजह से उसने पूरे घर में रेड टेप्स लगाई हुई थी। फिर उसका दोस्त एक जगह कैमरा रखकर विंडो की टेप को ठीक करने जाता है कि तभी उसे कोई पकड़ लेता है और कोडेरा अपने दोस्त की चीखें सुनता है। तभी टीवी फिर अचानक से बंद हो जाती है। तो कोडेरा टीवी के पीछे देखता है कि टीवी का प्लग निकला हुआ था। वो प्लग लगाने जाता है, तभी उसे भी कोई पकड़ लेता है। वो कैसे तो बचता है और फिर वो अपने हाथ पर लाल निशान को देखकर डर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ के हर क्रैक से बहुत सारे हाथ बाहर आने लगते हैं। फिर वो भी अपने दोस्त की तरह पूरे घर के क्रैक्स में टेप्स लगा देता है, पर वो एक दरवाजे पे टेप लगाना भूल जाता है, जिसके बाद कोडेरा की चिक के साथ ये कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अब उस घर में ऐसा क्या था या उस घर की क्या स्टोरी है, ये तो हमें नहीं बताया गया, पर हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो घर में बहुत सारे लोगों की मौतें हुई रहेगी और वो हाथ उन्हीं के आत्माओं के होंगे। तीसरी स्टोरी का नाम है द सैक्रिफाइस। स्टोरी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए, जो ऑडियंस को यानी कि हमें अपने बचपन की कहानी बता रही होती है कि एक रात वो अपनी दादी की पूजा करने की आवाज़ से उड़ जाती है। तो वो अपने दादी माँ के पास जा रही होती है, तभी उसके दादी माँ की पूजा करने की आवाज़ बंद हो जाती है। एंड वो जैसे ही उनके रूम में घुसती है, वो देखती है कि उसकी दादी माँ को कोई मॉन्स्टर खा रहा है। जिसके बाद हमें वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ हमें उस लड़की का नाम म्यूकी बताया जाता है। एक दिन उसे अपने ऑफिस डेस्क पर एक बॉक्स मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर उसे मरे हुए कीड़े मिलते हैं। जिसके बाद वो लंच में अपने फ्रेंड को बताती है कि उसे उनके कलीग फुकुडा ने प्रपोज किया था, पर उसने उसे मना कर दिया। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि फुकुडा बहुत ही खतरनाक आदमी है। इससे पहले जिस लड़की ने उसे मना किया था, उसकी अचानक फिर मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि फुकुडा को काला जादू भी आता है। तभी म्यूकी देखती है कि फुकुडा उसे ही गुस्से से देख रहा होता है, पर जैसे ही उनका आई कांटेक्ट होता है, वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब शाम को म्यूकी अपने घर आती है, तो उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर और भी मरे हुए कीड़े मिलते हैं और उसके दरवाजे पे खून से किसी तरह का निशान बनाया हुआ होता है। म्यूकी को लगता है कि ये सब फुकुडा उसे डराने के लिए कर रहा है, पर अगले दिन उसका शक यकीन में बदल जाता है जब वो फुकुडा के हाथ पे लगी हुई चोट को देखती है। लेकिन म्यूकी तब भी कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद म्यूकी अपने गांव चली जाती है, क्योंकि उसके माँ की तबीयत खराब हो गई थी। वहाँ जाकर वो अपने माँ से मिलती है, तो उसकी माँ उसे सबसे पहले अपने पूर्वजों की पूजा करने को कहती है। तो म्यूकी बिना बहस किए पूजा करने चली जाती है। वो जब पूजा करके वापस आती है, तो वहाँ एक बुढ़िया आ जाती है, जो म्यूकी को कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मरेगी। तभी उस अम्मा का बेटा आकर उसे ले जाता है और बोलता है कि ये सटिया गई है। पर म्यूकी देखती है कि उसकी माँ बहुत देर से पूजा कर रही थी, तो उसे भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो अपने डैड से पूछती है, तो उसके डैड बोलते हैं तुम्हारी माँ घंटों से बैठकर पूजा ही कर रही है। अगले दिन जब म्यूकी अपने रूम में लेटकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तो उसे अपनी सीलिंग पर भी वही निशान बना हुआ मिलता है। तो वो सीधा टोक्यो जाती है, जहां वो फुकुडा के घर के बाहर वेट करती है। जब फुकुडा घर से बाहर जाता है, तो म्यूकी उसके घर में घुस जाती है और छानबीन करने लगती है, जिस दौरान उसे वहाँ एक कैमरा मिलता है, जिसके अंदर की रिकॉर्डिंग देखने के बाद सब साफ हो जाता है कि इन सब के पीछे फुकुडा का ही है हाथ। पर वो तब भी फुकुडा को कुछ नहीं कहती और अपने घर चली जाती है, जहाँ एक रात उसे बहुत पसीना आ रहा था। एंड जब उसकी आँख खुलती है, तो वो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं और अब उसके हाथ पर भी वही सेम निशान बना हुआ था। तभी म्यूकी की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक सपना था। जिसके बाद वो उठकर उस रूम में जाती है जहाँ उसके एंसेस्टर्स की पूजा होती है, जहाँ वो अपनी माँ को डिस्टर्ब कर देती है। फिर म्यूकी बचपन वाली चीज़ को फिर से एक्सपीरियंस करती है जब वो अपने दादी के रूम में गई थी। तभी वहाँ की सारी कैंडल्स बुझ जाती है और म्यूकी देखती है कि उसकी माँ की आधी बॉडी उस कमरे के कॉर्नर में मौजूद बड़े से सर वाले मॉन्स्टर के मुंह में थी। तभी सीधा अगली सुबह को म्यूकी की आँख खुलती है और उसके तकिए के आसपास अब भी वो मरे हुए कीड़े थे, पर उसके हाथ और सीलिंग पर से वो काले जादू का निशान गायब हो चुका था। म्यूकी सीधा पूजा घर में जाती है, जहाँ उसे अपने माँ की बेजान बॉडी मिलती है। तभी म्यूकी को पता चलता है कि उसकी माँ के मौत के तुरंत बाद फुकुडा की भी मौत हो गई थी। फिर अपनी माँ की मौत के बाद म्यूकी हमेशा के लिए अपने फैमिली होम में रहने लग जाती है,
पर उसे उस कमरे में के बड़े से मुंह वाले मॉन्स्टर और उसकी दादी एंड माँ की मौत का राज कभी पता नहीं चलेगा। पर हमें पता चलता है कि म्यूकी की फैमिली को किसी तरह का फैमिली कर्स मिला हुआ था, जिसमें इस फैमिली की औरतों के बच्चों पर कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम जरूर आती है जिस वजह से उन माओ को अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की जान को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और पास्ट में म्यूकी की दादी ने भी म्यूकी की माँ को किसी खतरे से बचाने के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस किया था, और अब म्यूकी की माँ ने उस कमीने फुकुडा के काले जादू से अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और वो बड़े मुंह वाला मॉन्स्टर शायद उसी रिचुअल का पार्ट था जो मम्मियाँ करती थी, और वो मॉन्स्टर शायद जान के बदले जान लेता था। अगली स्टोरी का नाम है ब्लॉन्ड क्वाइडन। टेल की स्टार्टिंग में हम एक जापानीज फिल्म एग्जीक्यूटिव को देखते हैं जो फर्स्ट टाइम हॉलीवुड आया होता है। वो हॉलीवुड में ब्लॉन्ड लड़कियों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जापान में ब्लॉन्ड लड़कियां नहीं होती ना, और उसका सपना था ब्लॉन्ड गर्ल्स के साथ करना। फिल्म की शूटिंग वो एक डायरेक्टर के घर पे रुकता है जिसके साथ उसकी शूटिंग थी, जहाँ वो उसकी वाइफ की फोटो को देखता है और फिर वहाँ पड़ी फ्री की दारू पीने के बाद वो सो जाता है। रात को उसे लगता है कि कोई औरत उसके पैर के साथ खेल रही है। पहले तो उसे बहुत मजे आते हैं, पर जब उसे ध्यान आता है कि वो तो इस घर में अकेला है तो वो तुरंत उठकर देखता है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाता है तो उसका क्रू मेंबर उसे बताता है कि डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया है और अब शूटिंग कैंसिल हो गई है। ये सुनते ही इस आदमी की हवाइयाँ उड़ जाती है एंड वो आदमी तुरंत जाकर अपने कपड़े पैक करने लगता है कि तभी उसके हाथ में ब्लॉन्ड बाल आते हैं और वो बाल बेड के नीचे से आ रहे थे। तो वो उसे अपने हाथों से हटाने लगता है कि तभी उसे फर्श पर खून दिखता है और घबराहट में वो वहां पड़ा लैंप गिरा देता है, जिससे उसका ध्यान वहां पड़ी फोटो पे जाता है जो कि उस डायरेक्टर के बीवी की थी। तभी उसे पलंग के नीचे डायरेक्टर की बीवी की लाश दिखती है एंड उसी वक्त रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। तभी बेड के बीच में से उस डायरेक्टर की बीवी का भूत निकलने लगता है और उसे देखते ही उस आदमी की पैंट में ही निकल जाती है और उसकी चीख के साथ सीन ब्लैकआउट हो जाती है। अब मेरे ख्याल से जिस डायरेक्टर ने सुसाइड किया था, शायद उस डायरेक्टर ने अपनी बीवी को मार दिया होगा और अपनी बीवी को मारने के बाद उसे पछतावा हो रहा होगा, जिस वजह से उस बेवकूफ ने फिर आत्महत्या कर ली होगी और ये बेचारा जापानीज डायरेक्टर उन दोनों पागल मियाँ बीवी के चक्कर में आके बेमौत मारा गया। जिसके बाद सीन हमारी लास्ट स्टोरी पर शिफ्ट होती है जिसका नाम है प्रेजेंटिमेंट, जिसमें हम फ्यूकावा नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि एक कंपनी में घोटाला करके उसके खिलाफ रखे सारे सबूत लेकर डरा हुआ लिफ्ट में जाता है, जहां उसे लिफ्ट में 3 लोग मिलते हैं, पर वो उन पर ध्यान नहीं देता। फिर वो देखता है कि वो गलत लिफ्ट में चढ़ गया है क्योंकि ये लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रही है, पर किसी को शक न हो कि वो यहाँ से भाग रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तभी अचानक से लिफ्ट अटक जाती है और फ्यूकावा डर के मारे चिल्लाने लगता है, कोई है बचाओ, मेरे को बचाओ। पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता। पर वहां वो तीनों लोग बिल्कुल आराम से खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर फ्यूकावा अपना फोन चेक करता है पर उसमें सिग्नल नहीं था, तो वो पीछे खड़ी लड़की से उसका फोन मांगता है, पर वो लड़की उससे कहती है तुम्हें फोन की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर फ्यूकावा थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि ये चीज अजीब थी। तभी सिक्योरिटी टीम लिफ्ट में लगे फोन पे कॉल करके बोलती है कि लिफ्ट में कुछ खराबी के कारण लिफ्ट बंद पड़ गई है, पर आधे घंटे में खुल जाएगी। तो फ्यूकावा कहता है भाई जल्दी करो, यहाँ एक बूढ़े अंकल और आंटी भी है, अगर ये अंदर टपक गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो आदमी कहता है सर कौन अंकल आंटी, हम लिफ्ट के कैमरा से देख रहे हैं, हमें तो आप अकेले ही दिख रहे हो। एंड तभी उसे समझता है कि लिफ्ट में उसके साथ जो लोग हैं वो और कोई नहीं बल्कि भूत है। एंड फ्यूकावा की फटके 36/100 हो जाती है एंड ऊपर से वो सिक्योरिटी वाला एंजॉय और स्टे बोल के कॉल काट देता है। यहाँ फ्यूकावा पैनिक करना शुरू कर देता है, तो वो पीछे खड़े लोग कहते हैं अब तुम्हारा टाइम आ गया है। तो फ्यूकावा उनके सामने माफी मांगने लगता है और घोटाले की सारी सीडीज उनके सामने रख देता है और बोलता है मुझसे गलती हो गई। तो उनमें से जो लड़की होती है वो कहती है तुम इसलिए नहीं मर रहे कि तुमने बुरे काम किए हैं, तुम इसलिए मर रहे हो क्योंकि तुम्हारा टाइम आ गया है। जिसके तुरंत बाद वो तीनों उसे देखकर रोने लगते हैं, जिससे फ्यूकावा और डर जाता है। तभी लिफ्ट खुल जाती है और सिक्योरिटी वाले उसे बाहर निकाल लेते हैं। वो देखता है कि अब लिफ्ट में कोई भी नहीं था, तो उसे लगता है कि लिफ्ट में अकेले होने के कारण उसे किसी तरह का हेलुसिनेशन हुआ होगा। जिसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक रेस्टोरेंट में बैठता है। तभी उसे अपने सामने वाली टेबल पे फिर वही 3 लोग दिखते हैं। तो वो एक वेटर को बुलाकर उससे पूछता है कि तुम्हें वहां बैठे 3 लोग दिख रहे हैं। तो वो वेटर उसे पागल समझकर वहां से चली जाती है और फ्यूकावा को भी स्ट्रेस होने लगता है, तो वो भी उठकर वहां से जाने लगता है। तभी उन तीनों के पास एक और आदमी आता है जो उन्हें कहता है कि फ्यूकावा की मौत केबल टूटने की वजह से होगी और एकदम टाइम पे होगी। तभी एक कंटेनर की केबल टूटती है और उसमें रखा लोहा सीधा फ्यूकावा का सर उड़ा देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो तीनों जो लिफ्ट में फ्यूकावा के साथ थे वो मौत के दूत थे, मतलब यमराज के लिए काम करने वाले। और वो चौथा आदमी उनका सरदार था, उनका कोई सीनियर था जो उन्हें उनका काम समझा रहा था और उन्हें उनके पहले दिन के लिए गाइड कर रहा था। फिर सीन सीधा स्टार्टिंग वाली बस पर शिफ्ट होती है और हम उसी औरत को देखते हैं जो हंसते हुए हमें देखकर बोलती है आज की टेल्स यहीं खत्म हुई। एंड इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
एंड इसी के साथ ये था मेरा डार्क टेल्स ऑफ जापान का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। एंड आपको इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे तो सबसे ज्यादा स्पाइडर वुमन वाली स्टोरी ही पसंद आई। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो भाई। मेहनत से ऐसी एंथोलॉजी वाली मूवीज में ढूंढ कर ला रहा हूँ। एंड अगर आपके दोस्त या फैमिली में से किसी को भी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो। और अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।